पीएम मोदी के मन की बात का 110वां एपिसोड। पीएम ने लोगों से की मन की बात, कहा नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। रायबरेली को पीएम मोदी देंगे एम्स की बड़ी सौगात। एम्स की वर्चुअल लोकार्पण करेंगे पीएम। सीएम समेत डिप्टी सीएम समेत स्मृति ईरानी रायबरेली एम्स में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने 1782 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों को दी बधाई। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को एक और बड़ा झटका। अम्बेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा, भाजपा में जाने की अटकल। आगरा में आज राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश आए। अलीगढ़ पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा। प्रियंका ने नौकरी और अग्निवीर को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आज उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध दक्षिण भारतीय शैली में स्थापित महाराज प्रयाग नारायण मंदिर का 11 दिवसीय स्थापना दिवस ब्रह्मोत्सव धूमधाम से परंपरागत रूप से संपन्न हुआ। सुबह 6 बजे सिंहासन पर भगवान रंगनाथ मंदिर से भक्तों को कंधों में सवार होकर मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करते हुए जनकपुर पहुंचे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। धामी सरकार वित्तीय 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक देखने को मिलेगी। और संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट हम लोग उत्तराखंड विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है जिसको हम लोग परिभाषित करें तो जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो वो भावना भी हमारे इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। लैंसडाउन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की गुगली पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बोल्ड हो गए। सुनने पर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। 2 दिन में पहले लैंसडाउन में एक कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे थे और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कुछ महिलाओं को एक मैदान में क्रिकेट खेलते हुए देखा तो तीरथ सिंह रावत के साथ वो भी मैदान में उतर गए। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आजकल लैंसडाउन भ्रमण पर हैं। किरण रिजिजू लैंसडाउन के नाम पर वेदर रेडॉर के उद्घाटन के लिए आए। इससे पूर्व किरण रिजिजू गढ़वाल के सुंदरता के कायल नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा भैरव धाम के भी दर्शन किए तथा स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस साल 25 फरवरी से शुरू हो रही शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इस साल 25 फरवरी से शुरू हो रही शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कल हमारी टीम ने भी विजिट करनी है किस क्षेत्र से हमारे मैक्सिमम कांवड़ यात्री आते हैं, उस क्षेत्र में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करना है, सड़कें कहाँ पे ठीक करनी है, किस लेन से उन लोगों को ले जाना है। तो ये पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है और जहाँ जहाँ टीम ने बताया कि उस जगह पे काम होना, उसको हम कर रहे हैं। बुधवार को हरिद्वार में हुई बैठक में आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। आगामी जो सर्दी कांवड़ की यात्रा स्टार्ट होनी है, उसके संबंध में जो हमारे एसपी सिटी और उनकी अध्यक्षता में कल जो है एक जो स्थलीय निरीक्षण किया गया था, कहाँ पर फोर्स की डिमांड है और कितने फोर्स की डिमांड की जानी है, उसी आधार पर हम लोग इस पर फोर्स को डिप्लॉय करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस सालाना यात्रा में पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, जिन्हें कांवड़ियां कहा जाता है। कांवड़िये गंगा से जल लेकर जयकारे लगाते हुए पैदल लौटते हैं और अपने घर के पास के शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लाभ जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए के बजट पेश कर सकती है। 26 फरवरी से विधानसभा का बजट देहरादून में शुरू होगा। वहीं चुनाव से पहले शुरू हो रहे बजट सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि राज्य आंदोलन के समय से आंदोलनकारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए सत्र किया। देखिए रिपोर्ट। छब्बीस फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज एक बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनके हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है।
उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता। उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस को पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा मंत्री को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें, दूसरे विषय पर सोचें। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय हैं उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं, और ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के सरकार के फैसले का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि धामी सरकार ठंड के नाम पर गैरसैंण में सत्र करने से बच रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा पत्र लिखकर गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो शहीद हुए, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनके सपनों का उत्तराखंड हो, और सरकार को शर्म आए, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रीतम सिंह जी कार्यमंत्रणा से इस्तीफा देते, उनकी बात नहीं सुनने जाती। दूसरी तरफ विधायकों के दस्तखत का बहाना बना के सत्र गैरसैंण ना करके देहरादून किया जा रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और ये हमारे जो शहीद हुए लोग हैं, जो आंदोलनकारी उनका ये अपमान है। और कांग्रेस इसलिए वहाँ जो मेन मुद्दे हमारे उनको उठाएगी, क्योंकि सत्र भी कम दिन का है और मेन मुद्दे नहीं उठेंगे, इस बहाने से लोगों का ध्यान आकर्षण भी होगा। बिल्कुल नहीं। तब देखिए, उत्तराखंड का आंदोलन ने तो अपना द्विवार्षिक अधिवेशन भी गैरसैंण में ही करा। आप लोगों को वहाँ पे हमारा चुनाव पूरा संपन्न वहाँ पे गैरसैंण में ही करा। तमाम उत्तराखंड से, दिल्ली से लोग गैरसैंण पहुँचे, बड़ी भारी संख्या में पहुँचे वहाँ पे। पहाड़ के प्रति संवेदनशील नहीं हैं दोनों पार्टियाँ, ये लोगों को समझना होगा। वो शहर भी बसा रहे, मैं देख रहा हूँ पेपर में, शहर भी बसा रहे, तो प्लेन्स में बसा रहे, तराई में बसा रहे शहर। पहाड़ के प्रति उनका पहाड़ में बसा दो नहीं नया शहर। ऐसे नहीं लोगों का वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा होता है, लोगों को सुविधाएं कैसे नहीं मिलती, लेकिन है ही नहीं मान रहे। अब जब तक दृष्टिकोण आपका ईमानदार दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक आप कुछ करेंगे थोड़ी नहीं। MLA भी ऊपर से आ जाते, फिर देहरादून के हो जाते हो, देहरादून में रहते, फिर भूल जाते हो पहाड़ को। फिर चुनाव लड़ने के लिए देखा, 1 साल रह के चुनाव लड़ने के फिर दौड़ा भागी शुरू हो जाती है। तो इन लोगों को पहाड़ में कैसी शिक्षा चाहिए, 21वीं सदी की शिक्षा, हम देहरादून तो इसके हरिद्वार और तराई के इलाकों में जिस हिसाब से शिक्षा मिल रही है, अच्छे कॉलेजेस हैं, वैसी शिक्षा 21वीं सदी की शिक्षा पहाड़ के लोगों के, पहाड़ के बच्चों को कैसे मुहैया कराई जाए, कहीं उनके उसमें है ही नहीं। ऐसे में आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं साहब वहाँ पे हम लोग जो है एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि जनता आपको पूरी तरह से आपको नकार चुकी है। यानी कि जनता आपको कभी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने वाली तो है नहीं। अब काल्पनिक रूप में तो आप बन ही सकते हैं, वो तो सपना कोई भी देख सकता है। तो इस प्रकार का सपना यदि कांग्रेस ये देख के कि साहब वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं, तो ये उन्हीं को मुबारक है। और इसी प्रकार की जिंदगी उनकी अब कटने वाली है, क्योंकि जनता अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्य पे विश्वास करती है, माने मोदी जी पे विश्वास करती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस विधायक जहां सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित कर सरकार को गैरसैंण के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आएंगे। सवाल ये है कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा, या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा भर रह गया है।
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चाय पे चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अपने दूध जलेबी पर राजनीति की बिसात पर छूने की चर्चा शायद ही सुनी हो। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां दूध जलेबी के साथ राजनीति की बुनियाद रखी गई और प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए अजहर मलिक की खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव का माहौल बन चुका है और सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से कुछ अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर जसपुर की जनता वसीम सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। और वसीम सिद्दीकी के चुनाव लड़ने की मोहर बीती रात हुई दूध जलेबी के प्रोग्राम में लग भी गई। दरअसल जसपुर की जनता ने वसीम सिद्दीकी के निवास स्थल पर दूध जलेबी के प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें काफी भारी मात्रा में जसपुर निवासी पहुंचे और वसीम सिद्दीकी को चुनाव लड़ने के लिए कहा। इसके बाद आपसी राय मशवरे के बाद वसीम सिद्दीकी ने भी जसपुर का चेयरमैन का चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आज हमारी मेहनत सफल हो गई। वसीम सिद्दीकी ने चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। वसीम सिद्दीकी जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होते हैं और जनता के सुख दुख में काम आते हैं और जनता के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए और इसीलिए वसीम सिद्दीकी को जनता की आवाज बनाकर शासन प्रशासन के स्तर पर भी विकास कार्य के क्षेत्र करने हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ है ये जसपुर की जनता ने ऑर्गेनाइज किया है, हम सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है ये, ताकि हम वसीम सिद्दीकी साहब को जसपुर के चेयरमैन पद के लिए आगामी चुनाव के लिए पक्का कर सकें। हम उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि आप चेयरमैन पद के लिए हमारे जसपुर के विकास के लिए आगे आएँ। उन्होंने इस रिक्वेस्ट को हमारी मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और हम जसपुर में वसीम सिद्दीकी जैसा चेयरमैन देखना चाहते हैं और जसपुर का भविष्य उज्जवल चाहते हैं। वसीम सिद्दीकी को क्यों चेयरमैन नहीं देखना? वसीम सिद्दीकी के अंदर एक बात है सर, हर किसी के साथ दुख दर्द में पहले आ जाते हैं। बहुत दिनों से वसीम शहर की तमाम जनता की जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करता आ रहे थे। तमाम लोग उनसे इलेक्शन लड़ने के लिए बोलते थे और फिर भी वो कहते थे कि ये सारे काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। मगर आज शहर के तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर वसीम के पास आए, उनसे कहा कि वसीम आप चुनाव लड़ो और वसीम ने ये रजामंदी दी और तमाम लोगों ने इसी खुशी के मौके पर आज ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर किया और वसीम ने आज खुलकर कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कमान कस रहा हूँ और ताकि शहर की जनता की और भी ज़्यादा शासन प्रशासन स्तर पर भी मैं मदद कर सकूँ। तो वहीं पूरे मामले पर वसीम सिद्दीकी का कहना है कि जनता ने कहा है तो जनता की बात टाली नहीं जाएगी और इस बार जसपुर का चेयरमैनी का चुनाव मैं लड़ूंगा और जनता का प्यार ऐसे ही रहा तो जीत कर भी आऊंगा। लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे जनता जो मुझसे जुड़ी है वो मेरे यहाँ एकजुट होके आई और एक दूध जलेबी का प्रोग्राम रखा, जो कि अब जो जनता मुझसे बोल रही है कि अब चुनाव आ गया है और आप दावेदारी करें और जैसा जनता चाहती है, आज से मैंने कमान कस ली है और मैं दावेदारी के लिए तैयार और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने चाहा, जब आवाम मेरे साथ रहेगी तो मैं खिदमत करता रहूँगा और जीत के भी आऊँगा इंशाल्लाह। बहरहाल जसपुर की जनता के प्रयास रंग लाए हैं और वसीम सिद्दीकी ने भी चेयरमैनी का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बस अब देखने वाली बात होगी कब निकाय चुनाव होते हैं और वसीम सिद्दीकी की जीत कौन सा इतिहास रचती है और जनता की उम्मीद पर कितना खरा उतर पाएंगे। उधम सिंह नगर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।